Hello everyone. So once again welcome back to my channel. I'm Ritika Bajpayee and today I'm going to discuss with you part 2 of Consumer Protection Act 2019. I have already covered some of the important definitions related with the act and Consumer Protection Council as well in the part 1. So if you have not gone through that video, just go to the link given below in the description box and cover that video, because if we will not watch that video, the part 1, the part 2 will remain incomplete. So you must watch both of the parts of Consumer Protection Act 2019. So let's move ahead. So let's start with the unfair trade practice. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अमेंडमेंट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया. इससे पहले तक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन तो थी एक्ट में, बट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को डिफाइन नहीं किया गया था. तो सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस जिसका पर्पस ये है कि अपनी गुड्स और सर्विसेज के सेल्स को प्रमोट करना है, गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करना है, उनकी सेल्स बढ़ाना, उनकी सप्लाई को मार्केट में इंक्रीज कर देना बाय अडॉप्टिंग अनफेयर मेथड. कोई भी अनफेयर मेथड का यूज़ करके अगर गुड्स और सर्विसेज के सेल्स को बढ़ाने का कोई अटेम्प्ट किया जाता है, कोई ट्रेड प्रैक्टिस ऐसी है, तो उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहते हैं. सिंपल. अब इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है? ऐसा कोई भी स्टेटमेंट वेदर ओरली और इन राइटिंग और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, चाहे आप ओरली बोलें, राइटिंग में बोलें, विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, और उसमें क्या इंक्लूड होगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अगर आप यूज़ करके विजिबल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एंड मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट जस्ट फॉर इंक्रीजिंग द सेल ऑफ योर प्रोडक्ट, सो इट विल बी कॉल्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. अब इसमें क्या इंक्लूड है? सबसे पहला, फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट गुड्स आर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, कंपोजिशन, स्टाइल और मॉडल. सो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड ऑल अदर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट. सो गुड्स का अगर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, क्वालिटी एक्चुअली में वो है नहीं जो क्वालिटी बताई जा रही है, तो इट विल कम अंडर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. यही केस है अगर हम सर्विसेज के साथ ऐसा करें कि सर्विसेज का स्टैंडर्ड, क्वालिटी और ग्रेड बहुत ज़्यादा हाई बताएं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएं, बल्कि रियल में, एक्चुअल में वो सर्विसेज वैसे हो ही नहीं, तो उनको भी हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कहेंगे. नेक्स्ट, अगर किसी गुड्स या सर्विस को ये रिप्रेजेंट किया जाता है कि उनकी स्पॉन्सरशिप, अप्रूवल, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके बेनिफिट या गुड्स, कुछ उसके जो बेनिफिट्स हैं वो एक्चुअल में कुछ और है, मतलब बताया जो जा रहा है वो कुछ और ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बट एक्चुअल में उन गुड्स या सर्विसेज के वो कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं, परफॉर्मेंस एक्चुअली में वैसी है ही नहीं. बता दिया कि इस कंपनी से या उस ऑर्गेनाइजेशन से स्पॉन्सरशिप है, बट एक्चुअली में तो वो गुड्स स्पॉन्सर्ड है ही नहीं है, वो सर्विसेज को स्पॉन्सरशिप मिली ही नहीं है, तो इट विल ऑल्सो कम अंडर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज ये रिप्रेजेंट करना कि जो भी गुड्स और सर्विस का सेलर है या सप्लायर है, उसके पास कोई स्पॉन्सरशिप है या अप्रूवल है, कोई दूसरा अफिलिएशन है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. तो अगर आप कोई ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट विल ऑल्सो कम अंडर द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. नेक्स्ट इज मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द नीड फॉर और यूजफुलनेस ऑफ द गुड्स और सर्विस. मीन्स एक्चुअल में तो काम कुछ और है, बट आप रिप्रेजेंट कुछ और कर रहे हो. जो रिप्रेजेंट कर रहे हो कि किसी भी गुड्स का क्या यूज़ होने वाला है, किसी सर्विस का क्या यूटिलाइजेशन होने वाला है, एक्चुअल में वैसे कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं उस गुड्स या सर्विस के, तो इसे भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहेंगे. एंड द लास्ट इज गिव पब्लिक दैट एनी वारंटी और गारंटी ऑफ द परफॉर्मेंस. किसी गुड्स से रिलेटेड कोई वारंटी या गारंटी दी जाती है जो कि एक्चुअल में उन गुड्स की नहीं है, या गुड्स की लाइफ को बहुत लेंदी बताया जा रहा है कि बहुत लाइफ लॉन्ग चलेंगे ये गुड्स, बट पता चला 1 साल बाद ख़राब हो गया और उसके बाद कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है, कोई रिपेयर भी नहीं है, तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. तो अगर कंज्यूमर और ट्रेडर के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो क्या करेंगे? कंप्लेंट की कंज्यूमर में, बट ट्रेडर ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, डिनाई कर दिया,
तो डिस्प्यूट अराइज होगा, हमने पार्ट 1 में जैसे कि डिस्प्यूट की डेफिनेशन पढ़ी थी। सो अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस इस्टेब्लिश की गई हैं। सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करें अगर हम, तो सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट करेगा इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। हर एक स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन इस्टेब्लिश करी जाएगी, और अगर रिक्वायरमेंट होती है तो एक से ज़्यादा भी इस्टेब्लिश करी जा सकती है। Section 28 subsection 2 says that each district commission shall consist of a president, not less than 2 and not more than such number of the members as may be prescribed in consultation with the central government. मीन्स जो भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें एक प्रेसिडेंट होगा और कम से कम 2 मेंबर्स होंगे, नॉट लेस देन 2, और मैक्सिमम जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइस किए होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवाइजरी या नोटिफिकेशन में जितने नंबर ऑफ मेंबर्स लिखे होंगे मैक्सिमम उतने। सेक्शन 29 एंड 30 सेज कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो नोटिफिकेशन से बाय रिलीजिंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, central government can make rules to provide for the qualification, methods of the recruitment, procedure of the appointment, term of the office, salary allowances, resignation and all the activities of the president and member of district commission। तो मतलब ये कि district commission के जो भी members हैं, ये तो प्रेसिडेंट होगा, पहला प्रेसिडेंट तो होगा ही होगा, या फिर मिनिमम जो 2 मेंबर होंगे या और उससे ज़्यादा जितने भी होंगे उन सबका अपॉइंटमेंट, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, उनकी ऑफिस का टर्म, उनकी सैलरीज, उनका रेजिग्नेशन प्रोसीजर क्या होगा, ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बाय गिविंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अब सेक्शन 34 कहता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वही गुड्स और सर्विसेज के केस जाएंगे जिनका कंसिडरेशन 1 करोड़ रुपए से कम है। मतलब 1 करोड़ रुपए तक के जितने डिस्प्यूट्स हैं गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड वो सारे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। नेक्स्ट है स्टेट कमीशन। तो सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को इस्टेब्लिश करेगी, जिसे स्टेट कमीशन का नाम दिया जाएगा। हर एक स्टेट में एक स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और सेक्शन 42 सबसेक्शन 3 ये कहता है सेम एज दी आपका जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन था उसमें भी क्या था कि एक प्रेसिडेंट होगा। अब जब हम मेंबर्स की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, 2, नॉट लेस देन 2। बट अब हम स्टेट कमीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉट लेस देन 4, कम से कम 4 मेंबर्स होंगे और उससे ज़्यादा जो भी नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। और जितने भी प्रेसिडेंट या दूसरे मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, उनकी रिक्रूटमेंट, सैलरी, अलाउंसेस, रेजिग्नेशन, टर्म ऑफ ऑफिस, इन सबसे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं जो वो सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में बताएगी। अब बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन की। तो ऐसे कोई भी कंप्लेंट सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग ऐसे कोई भी कंप्लेंट जहाँ पे गुड्स और सर्विस की वैल्यू जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट में कि जिसकी वैल्यू 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ तक, अगर 1 करोड़ भी वैल्यू होगी तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। बट 1 करोड़ से अगर 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आप आएंगे स्टेट कमीशन में, और मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीज़ तक की यहाँ पे कंप्लेंट्स फाइल करी जा सकती। सो नेक्स्ट है नेशनल कमीशन। सेक्शन 53 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट करेगी बाय रिलीजिंग एंड नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, और इस नेशनल कमीशन का पूरा नाम होगा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। सेक्शन 53 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ये जो नेशनल कमीशन इस्टेब्लिश होगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इसका ऑर्डिनरी फंक्शन होगा नेशनल कैपिटल रीजन में और में परफॉर्म करना। इसके अलावा जो भी फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग ये नेशनल कमीशन अपने दूसरी जगहों पे भी अपने सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकती है। तो सारे फंक्शन नेशनल कमीशन के किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश कर रही है।
अब सेक्शन 54 क्या कहता है कि नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होगा कम से कम, और नॉट लेस देन 4 एंड नॉट मोर देन सच नंबर में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो कम से कम 4 लोग होंगे। अब यहीं पे अगर हम कंपैरिजन करें तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हमने पढ़ा था कि एक प्रेसिडेंट और कम से कम 2 मेंबर, स्टेट कमीशन में पढ़ा एक प्रेसिडेंट और कम से कम 4 मेंबर, नेशनल कमीशन में भी पढ़ा कि एक प्रेसिडेंट और कम से कम 4 मेंबर और ज़्यादा उसके अलावा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अब आते हैं सेक्शन 58 पे, ज्यूरिडिक्शन पे। तो नेशनल कमीशन के ज्यूरिडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो सारे ही कंप्लेंट्स गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड जिनकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ के बीच है तो वो कहाँ जाएंगे, स्टेट कमीशन के पास। बट 10 करोड़ रुपए से अगर 1 रुपया भी है तो नेशनल कमीशन में वो सारी ही गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड कंप्लेंट्स फाइल होंगी। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइलाइट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की, जो कि अमेंडमेंट है 1986 का। जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया तो उसने 1986 वाले एक्ट को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया, जैसे कि मैंने पार्ट 1 में बताया था कि मिस्टर रामविलास पासवान ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। देखते हैं हम क्या क्या इंक्लूड हुआ है हमारे नए एक्ट में, जो कि 2019 का एक्ट है। सबसे पहला, इट कवर्स द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। जितने भी ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन है, आप जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मिंत्रा से करें, जेबांग से करें, अमेजोन से करें, फ्लिपकार्ट से करें, सारे ही ऑनलाइन शॉपिंग, सारे ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन 1986 वाले एड में इंक्लूडेड नहीं थे, बट दे आर इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट और हाईलाइट जो कि एक पॉजिटिव चीज़ ऐड हुई है कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, जैसे कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरह चेंज हो रही है, सिनेरियो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है, ट्रेडिशनल से अब हम ऑनलाइन मार्केटिंग पे हर चीज़ में ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहे हैं। सो ई कॉमर्स के ट्रांजेक्शन को कवर करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया है कंज्यूमर्स को। नेक्स्ट है ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। अभी पहले तक क्या था कि आपके जिस स्टेट की या जहाँ की कंप्लेंट है आपको वहाँ पे जाके फाइल करनी पड़ेगी। अब ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट से क्या हुआ, आप कहीं से भी बैठ के कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और अब प्रोसीजर जो है सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करने का वो भी बहुत फास्ट हो गया है। नेक्स्ट है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन, 1986 तक का जो एक्ट था उसमें रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की डेफिनेशन थी, बट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की डेफिनेशन अभी ऐड हुई है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लायबिलिटी एंड पीनल कॉन्सिक्वेंसेज। सो प्रोडक्ट की लायबिलिटी की अगर हम बात करें अभी, तो पहले क्या था, ये सीन था 1986 वाले एक्ट में कि जो एग्रीगेटर या फैसिलिटेटर होता था वो आपके डिस्प्यूट से बिल्कुल साइड होता था, मींस उसको तो बाइज्जत बरी किया जा सकता है, बट सर्विस प्रोवाइडर था सिर्फ वही लायबल था। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जो 2019 से पहले का एक्ट था हमारा 1986 वाला, उसमें क्या था कि सपोज आपने ओला बुक की, ठीक है, आउट स्टेशन के लिए एक ओला बुक की, बट जो भी ड्राइवर था उसने आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड की, या कुछ भी ऐसा हुआ कि कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, जो पैसे चार्ज होने थे उससे ज़्यादा पैसे लिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग उसने जो है ड्राइव नहीं किया या आपको नहीं पहुंचाया जहां आपको जाना था। तो 1986 वाले एक्ट में क्या था कि अगर आप कोई भी क्लेम फाइल करते ना पहले 1986 वाले एक्ट में, तो ओला क्या कह देता कि भाई हम तो सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, हम सिर्फ सर्विस जो प्रोवाइड करता है उस तक आपको पहुंचा सकते हैं, बट एक्चुअल में तो गाड़ी वो चला रहा है ना ड्राइवर, और गाड़ियां भी एक्चुअली में तो ओला की नहीं होती हैं। तो वो कह देता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है आपकी लायबिलिटी सिर्फ उस तक है, हम तक नहीं है, हम तो सिर्फ फैसिलिटेटर है, एक मीडियम है, हम ओला बीइंग ओला जस्ट एक मीडियम है जो आपको हम ड्राइवर से मिलवाते हैं जिससे कि आप सर्विसेज अवेल कर सकें। तो वो पूरे ही केस से बिल्कुल साइड हो लेते थे, और फंसता कौन था, जिसकी एक्चुअल में कैब होती थी और जो ड्राइवर होता था। बट अभी क्या हुआ, जब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है तब से ओला ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है।
चाहे अगर हम होटल्स की बात करें तो जैसे आजकल ओयो के होटल्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत हाइक पे है। तो अब क्या है कि फैसिलिटेटर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों ही आपके क्लेम में आएंगे। जब आप क्लेम करेंगे या कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो दोनों ही पार्टीज जो हैं आपके लिए जो है वो अकाउंटेबल होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं पेनल्टीज और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 था उसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई भी पेनल्टीज नहीं थी, लेकिन जब 2019 वाला एक्ट आया तो क्या हो गया कि अगर कोई भी एंडोर्सर कोई ऐसे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करता है जो कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, अब कोई क्रीम अगर ये कह रही है कि आप एक बार इसको लगाइए और जो है आपको गोरा बना देंगी पूरी तरह, तो ये सच्चाई तो नहीं हो सकती ना, नेचुरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करने वाले जो सेलिब्रिटीज़ हैं अब वो भी लायबल होंगे। मीन्स अगर कोई भी एंडोर्स करता है, कोई भी सेलिब्रिटी ऐसे किसी मिसलीडिंग एक्ट को एंडोर्स करता है तो वो भी उसके फॉल्ट के लिए लायबल है, उस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए वो एंडोर्सर भी लायबल है। अब ऐसा अगर कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं बात कर रही थी अभी एक कोई क्रीम का कोई प्रोडक्ट है, वो बोल रहे हैं कि आप एक बार जैसे यूज़ करेंगे ये गोरा बना देगी, बट क्या हुआ कि एक्चुअली में जब उसे यूज़ किया गया तो उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हुए और ज़्यादातर कस्टमर्स पे साइड इफ़ेक्ट हुए। तो क्या है कि भाई जो एंडोर्स कर रहा है वो पहले से वो प्रोडक्ट को यूज़ करके देख ले कि कहीं हम ऐसे किसी प्रोडक्ट का ऐड तो नहीं करने वाले हैं जिससे हम ही फंस जाएंगे। बट अगर ऐसा होता है तो एंडोर्सर और जो एक्चुअल में पर्सन है, सेलिब्रिटी और एंडोर्सर, दोनों के ऊपर 10 लाख रुपए की लायबिलिटी और 2 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, अगर कंटिन्यू रहता है ये ऑफेंस तो 50 लाख रुपीज़ तक की लायबिलिटी और 5 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। प्लस जो भी एंडोर्सर है, जो सेलिब्रिटी है, उसको 1 ईयर के लिए प्रोहिबिट किया जा सकता है किसी भी एडवर्टीजमेंट को करने से। और अगर उसके बेसिकली उस एडवर्टीजमेंट को करने से जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट था, बट उसके बाद भी अगर ये ऑफेंस कंटिन्यू रहता है तो 3 साल के लिए उस एंडोर्सर को प्रोहिबिट किया जा सकता है। और ये सब किसने इंट्रोड्यूस किया है? CCPA ने। CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब हम लास्ट हाईलाइट की बात करते हैं, इट इज़ एनहांसमेंट ऑफ पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन। तो जब हम पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं तो 1986 वाले एक्ट में जो हमने अभी बात की ना लिमिट की, तो 1986 वाले एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस फाइल करने के लिए आपके गुड्स और सर्विसेज की क्लेम की वैल्यू 20 लाख रुपीज़ तक थी। मीन्स अगर 20 लाख रुपए तक का क्लेम फाइल करना है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाइए, जो कि अब हो गई है 1 करोड़ रुपए तक। स्टेट कमीशन में यही वैल्यू पहले 20 लाख से 1 करोड़ थी, जो कि अब 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गई है। और नेशनल कमीशन में जो वैल्यू पहले 1 करोड़ थी, मीन्स अब 1 करोड़ जितने भी केसेस हैं वो नेशनल कमीशन में जाएंगे, अब यही वैल्यू हो गई है 10 करोड़। तो 10 करोड़ से ऊपर के जितने भी केसेस हैं वो कहाँ जाएंगे? नेशनल कमीशन में। सो दिस वॉज all about the Consumer Protection Act 2019. So let's go through the part 1 and part 2. If you're having any query or any confusion, you can ask me in the comment box section. Stay tuned and thanks for watching everyone. See you in the next session.